हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए BPCG 171 सब्जेक्ट को लाया हूं, जिसका टाइटल है सामान्य मनोविज्ञान। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रेम सर के द्वारा सिलेक्टेड 5 ईयर के PYQ के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लिया गया है। दोस्तों, अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों की सही प्रिपरेशन करके आओगे तो मैं श्योर हूँ कि आप 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकोगे। यह वीडियो इग्नू जून और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए खास करके लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन और आंसर की ओर, है ना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन और आंसर की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, उचित चित्र की सहायता से तंत्रिका कोशिका की संरचना और प्रकार की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसका जवाब देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को अगर नहीं समझ पाओगे तो जवाब नहीं दे पाओगे, तो इसलिए अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझना है, फिर जवाब देना। आप अपनी भाषा में भी जवाब दे सकते हैं क्वेश्चन को समझने के बाद, ठीक है। तो यह क्वेश्चन कहता है, उचित चित्र की सहायता से तंत्रिका कोशिका की संरचना और प्रकार की व्याख्या करने बोल रहे हैं, ठीक है। तो उचित चित्र की सहायता यानी कि उचित चित्र की मदद से, हेल्प से, सहायता से। तो तंत्रिका कोशिका होता है क्या है दोस्तों, जो हमारे शरीर में, हमारे पूरे शरीर में जो सूचना पहुंचाते हैं ना, जो सूचना पहुंचाने की आदान प्रदान करते हैं, जो कार्य करते हैं, उसी को बोलते हैं तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो उसका संरचना का प्रकार, ठीक है, उसकी व्याख्या करने बोल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को समझ लिए होंगे अच्छे से। तो दोस्तों, अब लोग संरचना को देख लीजिए, चित्र को देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आइए आंसर में, तंत्रिका कोशिका संरचना और प्रकार, है ना। कहता है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे छोटी लेकिन अत्यंत एक महत्वपूर्ण कोशिका है। तो दोस्तों, कहता है तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन सेम चीज़ है, एक ही चीज़ है, यानी कि जो कार्य शरीर के अंदर में तंत्रिका कोशिका करते हैं, वही सेम कार्य न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। यानी कि न्यूरॉन का कार्य भी वही है शरीर के अंदर में, ठीक है, जो संदेशों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाती है। यह तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। अभी बताए थे दोस्तों कि तंत्रिका कोशिका जो होती है, कोई उसका सूचना को आदान प्रदान करता है, एक जगह से दूसरी जगह करता है, उसी प्रक्रिया को तंत्रिका कोशिका कहते हैं, ठीक है दोस्तों। वही चीज़ यहाँ लिखा गया है आंसर में। तो चलिए अब आइए संरचना में, संरचना क्या कहता है, स्ट्रक्चर क्या कहता है, उसके बारे में समझेंगे। तंत्रिका कोशिका की 3 प्रमुख भागों से बनी होती है, यानी कि तंत्रिका कोशिका 3 प्रमुख भागों से बनी होती है, ठीक है। नंबर 1, कोशिका देह यानी कि सेल बॉडी, या इसको साइटोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यह न्यूरॉन का मुख्य भाग होता है, जिसमें नाभिक यानी कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है। यह कोशिका की सभी गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र है, ठीक है। नंबर 2 है डेंड्राइट्स। ये शाखानुमा छोटे छोटे भाग होते हैं जो अन्य न्यूरॉनों से संकेत यानी कि सिग्नल, ठीक है, प्राप्त करते हैं, ठीक है, यानी कि कोई संकेत को वो प्राप्त करते हैं, ठीक है, और उन्हें कोशिका देह तक पहुंचाते हैं। यानी कोशिका देह किसको बोलते हैं, कोशिका देह उसको बोलते हैं जो कोशिका शरीर है, देह को यानी कि बॉडी को, शरीर को देह बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए अब आइए 3 नंबर में। 3 नंबर में कहता है अक्ष तंतु, है ना, उसका इंग्लिश एक्सॉन। यह एक लंबा तंतु होता है जो संदेशों को कोशिका देह से आगे अन्य न्यूरॉन या प्रभावक अंग तक पहुंचाता है। इसके चारों ओर माइलिन शीथ
होती है जो संदेशों की गति को तेज करती है, यानी कि इसका जो चारों ओर जो है माइलिन शीत होती है, ठीक है, उसका जो संदेशों की गतिविधि होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तेज हो जाती है, ठीक है। अब आइए तंत्रिका कोशिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तंत्रिका कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 संवेदी न्यूरॉन, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन। यह शरीर के अंगों से संवेदनाएं जैसे दर्द, ताप, स्पर्श, यानी कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचता है। यह शरीर के अंगों, यानी कि शरीर के जो भाग होता है, बॉडी होता है, ठीक है, यानी कि अलग अलग भाग होते हैं शरीर का, ठीक है। तो कभी दर्द, कभी ताप, यानी कि तेज बुखार जिसको बोलते हैं, कोई किसी का स्पर्श होता है ना, ये टच होता है, या फिर मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक पहुंचता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे। अगला है 2 नंबर प्रेरक न्यूरॉन, यानी कि मोटर न्यूरॉन। यह मस्तिष्क से आदेशों को मांसपेशियों और ग्रंथियों तक पहुंचाता है, जिससे क्रियाएं होती है। जाहिर सी बात, प्रेरक उसको बोलते हैं दोस्तों, जो मान के चलो अगर आपको चींटी काटती है तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसको होता है? मस्तिष्क को होता है, ठीक है। मस्तिष्क जो होता है इन्फॉर्मेशन, वो मस्तिष्क फिर रिटर्न करता है इन्फॉर्मेशन को कि आपके पैर में चींटी काटा है। तो उसी वही चीज़ कर रहा है प्रेरक का जो प्रेरक न्यूरॉन का जो कार्य है, यानी कि मोटर न्यूरॉन का जो कार्य है, वो वही कार्य करते हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ कहता है, यह मस्तिष्क से आदेशों को मांसपेशियों और ग्रंथियों तक पहुँचाता है, जिससे क्रियाएं होती है, ठीक है। अब 3 नंबर पे आइए, मध्यवर्ती न्यूरॉन, यानी कि जो बीच वाली जो होती है न्यूरॉन, यानी कि जैसे 2 है, ठीक है, 4 है, या फिर 1 है, 3 है, तो 1 और 3 के बीच कौन सा आएगा? 2 आएगा। उसी तरह ये बीच का कार्य करता है, जिसी को बोलते हैं मध्यवर्ती न्यूरॉन, ठीक है। तो यह केवल मस्तिष्क और मेरुरज्जु में पाया जाता है और संवेदी तथा प्रेरक न्यूरॉनों के बीच समन्वय करता है। ओके दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, फिर से मैं बताऊं दोस्तों कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है, तभी आप अच्छे से जवाब दे पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ है क्वेश्चन कहता है, प्रत्येक क्षण के चरणों की व्याख्या कीजिए तथा संगठन के नियमों का वर्णन कीजिए। दोस्तों प्रत्यक्ष होता क्या या प्रत्यक्षण होता क्या है? प्रत्यक्षण का मतलब होता है दोस्तों लगातार या निरंतर, यानी कि जो संतुलन होता है या लगातार होता है, उसी को बोलते हैं प्रत्यक्षण, ठीक है। तो उसकी चरणों की व्याख्या करने बोल रहे हैं, ठीक है। तथा संगठन, जो संगठन होती है उसका नियम क्या है, उसका कार्य क्या है, उसका जो वर्णन करने बोल रहे हैं, ठीक है, उसका नियमों को वर्णन करने बोल रहे हैं। तो आप वर्णन करके बताइए, ठीक है। तो प्रत्यक्षण वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम इंद्रियों से प्राप्त संवेदनाओं को समझकर उनका अर्थ निकालते हैं। यह केवल देखने या सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें व्याख्या भी शामिल होती है। प्रत्यक्ष की प्रक्रिया कई चरणों से पूरी होती है। सबसे पहले संवेदना है ना, संवेदन होती है जिसमें इंद्रियों जैसे आँख, कान आदि बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करती है। इसके बाद ध्यान यानी कि अटेंशन आता है, तो जिसमें व्यक्ति अनेक उद्दीपनों में से किसी विशेष पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर संगठन ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें मस्तिष्क प्राप्त सूचना को व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण रूप देता है। अंत में व्याख्या होती है, जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर अर्थ निकालता है। ये अंतिम प्रत्यक्षण कहलाता है। प्रत्यक्षण के संगठन में गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने कुछ नियम बताए, ठीक है। प्रत्यक्षण जो होता है, जो लगातार होता है, तो उसका संगठन में गेस्टाल्ट एक नाम का मनोवैज्ञानिक है, उसने कुछ नियम बताए,
जो समीपता का नियम है, कहता है कि पास पास स्थित वस्तुओं एक समूह के रूप में दिखती है। समानता का नियम के अनुसार समान आकार या रंग वाली वस्तुएं एक साथ दिखाई देती है, ठीक है। और निरंतरता का नियम बताता है कि हम वस्तुओं को एक सतत रूप में देखते हैं। अब ये पूर्णता का नियम कहता है कि अधूरी आकृतियों को भी हम पूरा समझ लेते हैं। कहता है समझ लेते हैं आकृति भूमि नियम, ठीक है, के अनुसार हम किसी वस्तु को मुख्य आकृति और पृष्ठभूमि के रूप में अलग करके देखते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ का था समीपता का नियम। समीपता का मतलब होता है जो पास पास होता है वो अलग अलग होता है। समीप मतलब होता है नज़दीक। समीप मतलब क्या होता है? नज़दीक जो होता है उसके बारे में बात करता है। और समानता का मतलब होता है जो कुछ कुछ मैच आता है, यानी समान रूप के मिलता है, ठीक, उसी को समाप्ता बोलते हैं। और निरंतरता होता है दोस्तों जो वस्तुएं एक सतत रूप में देखते हैं, जो एक जैसा देखते हैं, उसी को बोलते हैं निरंतरता, ठीक है। और पूर्णता का नियम होता है दोस्तों जो अधूरी आकृतियों को भी हम पूरा समझ लेते हैं, यानी कि जो आधार आता है उसको हम पूरा समझ लेते हैं। तो आकृति भूमि नियम क्या है दोस्तों? वह वस्तु की जो मुख्य आकृति या पृष्ठभूमि के रूप में अलग करके देखते हैं। जैसे किसी चीज़ को हम अलग करके देखते हैं उसी को बोलते हैं आकृति भूमि नियम। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का वर्णन कीजिए। यह क्लासिकल अनुबंधन से किस प्रकार भिन्न है? यह कहता है क्रिया प्रसूत। क्रिया मतलब होता है दोस्तों कार्य, जो कार्य को प्रस्तुत करता है, ये जो कार्य को जाहिर करता है, जो काम को जाहिर करता है, उसी को बोलते हैं क्रिया प्रसूत, ठीक है। अनुबंधन जो जुड़ता है, बंधन होता है, बंधन बनता है, बॉन्डिंग होता है, उसी का वर्णन करने बोल रहे हैं, ठीक है। यह क्लासिकल अनुबंधन से किस प्रकार भिन्न है? यहाँ कहता है यह क्लासिकल बंधन से किस प्रकार वो अलग अलग है, तो उसको भी वर्णन करना बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग एक ऐसा अधिगम सिद्धांत है जिसमें व्यवहार के परिणाम, ठीक है, के आधार पर सीखना होता है। इसका प्रतिपादन B.F. स्किनर ने किया, यानी कि B.F. स्किनर एक मनोवैज्ञानिक है जिसने इसका आधार को सीखना होता है, इसका प्रतिपादन किया, ठीक है। B.F. स्किनर ने इसका क्या किया? प्रतिपादन किया, ठीक है, यानी कि इजाद किया, ठीक है, यानी आविष्कार किया, ठीक है। इसमें व्यक्ति किसी व्यवहार को इसलिए दोहराता है क्योंकि उसे उस व्यवहार के बाद पुरस्कार रेनफोर्समेंट मिलता है, या वह व्यवहार इसलिए कम करता है क्योंकि उसके बाद दंड यानी कि पनिशमेंट मिलता है। उदाहरण के लिए यदि छात्र अच्छे अंक पाने पर प्रशंसा या इनाम पाता है तो वह आगे भी अधिक मेहनत करता है। जाहिर सी बात है, कोई भी अगर प्रशंसा तारीफ मिलता है उसको उसका तारीफ करता है तो उसे ये भी इच्छा होता है कि हम आगे जाके और मेहनत करेंगे, ठीक है। तो इस सिद्धांत में अवैच्छिक व्यवहार यानी कि वॉलंटरी बिहेवियर, ठीक है, पर जोर दिया जाता है। व्यक्ति सक्रिय रूप से कार्य करता है और परिणाम उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसमें मुख्य अवधारणाएं सकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक पुनर्वलन यानी कि दंड और आकरण शेपिंग, ठीक है। नहीं दोस्तों, सकारात्मक पुनर्बल का मतलब होता है जो पॉजिटिविटी सो जाता है, ठीक है, और नकारात्मक पुनर्बल का मतलब होता है जो नेगेटिविटी सो जाता है, ठीक है। और दंड और आकरण, दंड मतलब आप समझते हैं पनिशमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इसके विपरीत यानी कि इसके उल्टा क्लासिकल अनुबंधन क्या है? क्लासिकल अनुबंधन होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो होता है का प्रतिपादन इवान पावलोव, ठीक है, ने किया। इसका प्रतिपादन किसने किया? इवान पावलोव ने किया, ठीक है। इसमें सीखना उत्तेजनाओं के बीच संबंध बनने से होता है। इसमें व्यक्ति निष्क्रिय होता है और स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं
सीखी जाती है। जैसे पावलोव के प्रयोग में कुत्ते को घंटी की आवाज़ के साथ भोजन दिया गया और बाद में केवल घंटी की आवाज़ पर ही लार टपकने लगा। दोनों में मुख्य अंतर इस प्रकार है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यवहार के परिणाम सीखने को नियंत्रित करते हैं, जबकि क्लासिकल अनुबंधन में दो उत्तेजनाओं का संबंध सीखने का आधार होता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन स्वैच्छिक व्यवहार पर आधारित होता है, जबकि क्लासिकल अनुबंधन अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यक्ति सक्रिय होता है, जबकि क्लासिकल में व्यक्ति अपेक्षाकृत निष्क्रिय होता है। यानी क्या कहता है, क्रिया प्रसूत में अनुबंधन जो होता है उसमें पॉजिटिविटी होता है व्यक्ति, और जबकि क्लासिकल में उसमें क्या होता है, उसमें व्यक्ति जो है वो निष्क्रिय होता है, यानी कि जो निगेटिविटी सोच होता है उसमें रहता है। ठीक है, अब ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग समझेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से समझेंगे दोस्तों। अगर आप लोग समझ जाओगे तो आंसर आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में लिखने में। ठीक है, उसके बाद आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चले, मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र, विधियाँ एवं अनुप्रयोग पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, मनोविज्ञान जो होता है वो उस मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र यानी कि उसके काम को, जो उसके काम क्षेत्र है, जो कार्य है, वो किस विधि के या किस अनुप्रयोग पर चर्चा करने बोल रहे हैं ना, कैसे करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, किस विधि से कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बारे में क्या करने बोल रहे हैं, चर्चा करने बोल रहे हैं। किसके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, है ना, साइकोलॉजी के बारे में चर्चा करने बोल रहे हैं कि उसका कार्य क्या है, वो कार्य कैसे होता है, उसका विधि क्या है, उसका रूल क्या है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करने बोल रहे हैं। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसका कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, यानी कि कार्य क्षेत्र जो है अत्यंत व्यापक है, क्योंकि यह व्यक्ति के जन्म से लेकर जीवन के हर चरण में उसके व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। अत्यंत मतलब होता है बहुत व्यापक है, बहुत। ठीक है, तो यहाँ कहता है दोस्तों बहुत व्यापक तो है ही, उसके साथ साथ व्यक्ति के जन्म से लेकर जीवन के हर चरण में उसका व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। यानी कि जब पैदाइश होता है और उसका ज़िंदगी जब तक रहता है तब तक समझने का वो प्रयास करता है। ठीक है, कोशिश करता है। तो चलिए दोस्तों आगे, मनोविज्ञान का अध्ययन केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है। मनोविज्ञान का अध्ययन जो है उसका व्यक्ति तक ही सीमित नहीं होती है। ठीक है, बल्कि यह समूह, समाज, संगठन, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग सभी क्षेत्रों में लागू होता है। इसके प्रमुख कार्य क्षेत्रों में शैक्षिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान तथा स्वास्थ्य मनोविज्ञान आदि शामिल हैं। शैक्षणिक बोले तो शिक्षा के बारे में, बाल के बारे में, जो स्टूडेंट्स है उसके बारे में, सामाजिक यानी कि सोशल मीडिया के बारे में, औद्योगिक जो कारखाने हैं, जो उद्योगपति हैं उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, हर किसी के बारे में ये कार्य क्षेत्र के बारे में लागू किया है, समझाया गया है। ठीक है, मनोविज्ञान में अध्ययन हेतु विभिन्न वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें प्रमुख है, क्या है, इनमें प्रमुख है, जैसे परसेप्शन विधि जिसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंट्स मेथड, सर्वेक्षण विधि सर्वे मेथड। ठीक है, केस अध्ययन विधि होता है केस स्टडी मेथड। ठीक है, तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षण विधि यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मेथड। इन विधियों के माध्यम से व्यवहार का वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि को सबसे अधिक वैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि इसमें नियंत्रित परिस्थितियों में कारण और प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान के अनुप्रयोग भी बहुत व्यापक है।
शिक्षा के क्षेत्र में यह सीखने की प्रक्रिया को प्रभाव बनाने, छात्रों की समस्याओं को समझने और शिक्षण विधि को सुधारने में सहायक है। उद्योग में यह कार्यकर्ताओं की दक्षता बढ़ाने और कार्य संतुष्टि में मदद करता है। चिकित्सा क्षेत्र में यह मानसिक रोगों के उपचार और परामर्श में उपयोगी। इसके अलावा यह खेल, विज्ञापन, न्याय व्यवस्था और सामाजिक समस्याओं के समाधान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में। पियाजे एक मनोविज्ञान साइंटिस्ट हैं, ठीक है। पियाजे के सिद्धांत के मुख्य अवधारणाओं तथा संज्ञानात्मक विज्ञान विकास के चरणों पर चर्चा कीजिए। दोस्तों यहाँ क्या कहता है, पियाजे एक मनोविज्ञान है, ठीक है। उसका सिद्धांत की मुख्य अवधारणा तथा संज्ञानात्मक विकास के चरणों पर चर्चा करने बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे आंसर बोलते हैं, आंसर कहते हैं, आंसर है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें बच्चा अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। यानी कि बच्चों के दिमाग में, माइंड में जितना अनुभव रहता है, जितना क्षमता होता है, वो उतना ही नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है दोस्तों। उन्होंने यह बताया कि बालक जन्म से ही सक्रिय अन्वेषक होता है और अपने वातावरण से सीखता है। जो भी बालक होता है वो जन्म से ही सक्रिय होते हैं, पॉजिटिविटी होते हैं और अपने वातावरण से सीखते हैं। और जो सीखते हैं, वातावरण बोले तो अपने सोशलाइजेशन या फिर अपने समाज से, अपने वातावरण से सीखता है। मुख्य अवधारणाएं की कॉन्सेप्ट्स। पियाजे के सिद्धांत में कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं। नंबर 1 स्कीमा। स्कीमा क्या है दोस्तों? स्कीमा है उसका रूपरेखा। इसमें स्कीमा का मतलब होता है क्या रूप है, क्या रेखा है, उसके बारे में बताना। स्कीमा इसका रूपरेखा क्या है, ठीक है। यह मानसिक संरचना है जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान को संगठित करता है। संगठित बोले तो जमा करता है, नॉलेज गेन करता है, ठीक है। नंबर 2 आत्मसात। आत्मसात क्या है दोस्तों? किसी चीज़ को अपना हिस्सा बना लेना, किसी वस्तु को या किसी चीज़ को अपना हिस्सा बना लेना, उसी चीज़ को बोलते हैं आत्मसात, ठीक है। तो नई जानकारी को पहले से मौजूद स्कीमा में शामिल करना या किसी नई जानकारी को अपने दिमाग में सेट करना, अपने दिमाग में जमा करना, अपने उस नॉलेज को गेन करना, ठीक है। नंबर 3 है संयोजन, है ना। संयोजन का मतलब होता है दोस्तों कोई व्यक्ति अपनी विचार को यानी कि सोच को, भावनाओं को बदलाव लाकर अपने वातावरण या सामाजिक परिवेश के साथ तालमेल बिठाता है या फिर तालमेल मिलाता है, उसी चीज़ को बोलते हैं समायोजन। समझ गए दोस्तों? जब नई जानकारी पुराने स्कीमा में फिट नहीं होती, जब नई जानकारी पुराने स्कीमा में फिट नहीं होती तो स्कीमा को बदलना, यानी कि अगर कोई चीज़ आपसे इस जो तरीका आप अपना रहे हो अगर उस तरीका से नहीं हो पाता है तो उस जगह आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, तभी जाके आपका कार्य होगा, काम होगा, ठीक है दोस्तों। अब नंबर 4 में आ जाइए। नंबर 4 में कहता है संतुलन। संतुलन मतलब होता है लिमिट। आपका लिमिट क्या है? संतुलन होता है मीडियम, ठीक है। कहता आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करना जो सीखने को आगे बढ़ाता है। यानी कि संतुलन का मतलब ये भी समझ जाओ आप कि जो बीच की स्थिति होती है। आत्मसात का मतलब क्या समझाए थे? किसी चीज़ को अपना हिस्सा बना लेना, ठीक है। और समायोजन का मतलब क्या बताया दोस्तों? किसी या कोई व्यक्ति अपने विचार को, भावना को बदलाव लाकर अपने वातावरण या सामाजिक परिवेश के साथ तालमेल बिठाता है या तालमेल करता है, ठीक है। इन दोनों के बीच की प्रक्रिया को, उसी को हम संतुलन बोलते हैं,
समझ गए दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास के चरण यानी कि स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नंबर 1 संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था ये जो होता है दोस्तों कितने वर्ष के बच्चों में होती है? 0 से 2 वर्ष। कितने वर्षों के बच्चे में? 0 से 2 वर्ष के बच्चे में। कहता है इस चरण में बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। ठीक है, ये कितने वर्ष के बच्चे को होता है? 0 से 2 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंसेंस। ठीक है। नंबर 2 है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक जो अवस्था है दोस्तों ये 2 से 7 साल के वर्ष में या 2 से 7 वर्ष में या फिर 2 से 7 साल के बच्चों को ऐसा कार्य होता है। जैसे कि कार्य क्या है? बच्चा प्रतीकों और भाषा का उपयोग करता है लेकिन सोच आत्म केंद्रित होती है। यानी कि ये भाषा का जो प्रयोग होता है सोच आत्म केंद्रित होता है। बच्चा रहता है उसको उतना सोच कम होता है। ठीक है, जो अपने मन की बात बोलती हैं वो कब बोलते हैं दोस्तों? जो बोलते हैं बच्चा अच्छे तरीके से जो अपना भाषा बोलते हैं मम्मी पापा ये जो बोलते हैं 2 से 7 वर्ष में बच्चा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आइए मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। बच्चा तार्किक सोच विकसित करता है और वस्तुओं के बीच संबंध समझने लगता है जैसे संरक्षण की समझ यानी कि कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये कितने साल के बच्चों में आता है दोस्तों? 7 से 11 वर्ष के बच्चों में आता है। कितने साल के बच्चों में? 7 से 11 वर्ष के बच्चों में आता है कि जिस बच्चे का तार्किक समझ यानी कि जो सोच थिंकिंग जो होती है उसका विकसित हो जाता है यानी कि थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो वस्तुओं के बीच संबंध समझने लगता है कि मान के चलो अगर हम बाइक ला के देंगे जो खिलौने होते हैं बच्चों को तो उस वक्त लगे उस बच्चा बोलेगा तो बाइक चलाने वाला बाइक मतलब चला सकते हैं हम खेल सकते हैं उसको लेके, है ना। तो उसी समझ को बोलते हैं क्या? तार्किक सोच। उसको क्या बोलते हैं? तार्किक सोच बोलते हैं। और कितने साल में आते हैं तार्किक सोच बच्चों के अंदर में? 7 से 11 साल के वर्ष में। ठीक है, 7 से 11 वर्ष में, है ना। नंबर 4 है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इस चरण में व्यक्ति अमूर्त और वैज्ञानिक सोच विकसित करता है तथा समस्या समाधान क्षमता बढ़ती है। यानी कि इस चरण में किसी व्यक्ति या किसी मनुष्य का जो अमूर्त वैज्ञानिक सोच होता है वो विकसित करता है। ठीक है, तथा समस्या समाधान अपनी क्षमता को दूर कर यानी कि क्षमता बढ़ती है। उसको जो समस्या होती है उसका समाधान करने का क्षमता बढ़ती है। ठीक है, तो वो कितने साल में आता है दोस्तों? यानी कि 11 वर्ष में, 11 वर्ष के आगे, 11 वर्ष के आगे बोले तो 11 वर्ष के बाद आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन को सही तरीके से समझेंगे दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, एरिक्सन द्वारा दिए गए विकास के चरणों की व्याख्या कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरिक्सन द्वारा दिए गए विकास के चरणों की व्याख्या करने बोल रहे। एरिक्सन है क्या चीज़ उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। एरिक्सन एक मनोवैज्ञानिक है। एरिक्सन जो है एक मनोवैज्ञानिक नाम है, ये मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, ये कहाँ के हैं? एक जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिसने विकास के चरणों को व्याख्या करने बोल रहे हैं। ठीक है, उसी के विकास के चरणों को व्याख्या करना है दोस्तों। तो एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार मानव विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो 8 चरणों में विभाजित है। प्रत्येक चरण में व्यक्ति के सामने एक विशेष मनोसामाजिक संकट आता है जिसे सफलतापूर्वक हल करने पर सकारात्मक गुणों का विकास होता है। पहला चरण विश्वास बनाम
अविश्वास 0 से 1 वर्ष है, जिसमें शिशु माता पिता की देखभाल से विश्वास या अविश्वास सीखता है। दूसरा स्वायत्तता बनाम शर्म और संकोच 1 से 3 वर्ष है, जहां बच्चा स्वतंत्रता विकसित करता है। तीसरा पहल बनाम अपराध बोध 3 से 6 वर्ष है, जिसमें बच्चा नई गतिविधियां शुरू करता है। चौथा परिश्रम बनाम हीनता 6 से 12 वर्ष है, ठीक है, ये 6 से 12 वर्ष में होता है, जहाँ विद्यालय अनुभव से आत्मविश्वास बढ़ता है। पांचवा है दोस्तों, पांचवा पहचान बनाम भूमिका भ्रम 12 वर्ष से 18 वर्ष तक है, जिसमें किशोर अपनी पहचान बनाता है। छठा अंतरंगता बनाम अलगाव 18 से 40 वर्ष है, जिसमें व्यक्ति घनिष्ठ संबंध विकसित करता है। सातवां उत्पादनशीलता बनाम ठहराव 45 से 65 वर्ष है, जिसमें व्यक्ति समाज के लिए योगदान देता है। आठवां आत्म एकता बनाम निराशा 65 से 65+ वर्ष है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन का मूल्यांकन करता है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए। क्या दोस्तों? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है क्या दोस्तों? मानव शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र, मानव शरीर का जो मेन प्रमुख केंद्र है उसी को हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ओके, समझ गए दोस्तों? ठीक है, उसी का वर्णन करने बोल रहे हैं, वर्णन कीजिए आप लोग। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम शरीर का सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण तंत्र है, जो सभी शारीरिक विक्रियाओं का समन्वय और नियंत्रण करता है। इसमें मुख्य रूप से मस्तिष्क यानी कि ब्रेन और मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं। मस्तिष्क शरीर का प्रमुख अंग है, जो खोपड़ी यानी कि स्कुल के अंदर सुरक्षित रहता है। यह सोचने, समझने, स्मरण शक्ति, भावनाओं और निर्णय लेने जैसी मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क बुद्धि और स्मृति का केंद्र है। मध्य मस्तिष्क दृष्टि एवं श्रवण प्रतिक्रियाओं से संबंधित है, जबकि पश्चिम मस्तिष्क संतुलन और शारीरिक समन्वय को नियंत्रित करता है। मेरुरज्जु मस्तिष्क से जुड़ी एक लंबी पतली तंत्रिका संरचना है, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर स्थित होती है। यह मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न भागों के बीच संदेशों का आदान प्रदान करती है। साथ ही यह कुछ त्वरित प्रतिक्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शंस को भी नियंत्रित करती है, जैसे अचानक गर्म वस्तु से हाथ हटाना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कार्य शरीर की सभी स्वैच्छिक वॉलंटरी और अनैच्छिक यानी कि इनवॉलंटरी क्रियाओं को नियंत्रित करना, संवेदनाओं को ग्रहण करना और उचित प्रतिक्रिया देना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए दोस्तों, अभिप्रेरणा की अवधारणा का वर्णन कीजिए और अभिप्रेरणा के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अभिप्रेरणा मतलब होता है दोस्तों कि कोई चीज़, प्रेरणा मतलब होता है सीखना या कोई चीज़ के बारे में जानकारी लेना। किसी चीज़ के बारे में हम सीखना और किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना, उसी चीज़ को हम बोलेंगे, उसी कार्य को हम बोलेंगे
अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा की अवधारणा का वर्णन कीजिए और अभिप्रेरणा के प्रकारों का व्याख्या कीजिए। अभिप्रेरणा किस प्रकार का होता है उसका व्याख्या करना बोलने दोस्तों। तो अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशनल, या फिर अभिप्रेरणा का मतलब ये होता है मोटिवेशनल। ठीक है, मोटिवेशनल ये होता है कि जैसे कि अगर आप कोई चीज़ में आप इच्छुक नहीं हो, उस चीज़ को आप मोटिव करके अगर हम आपको अगर मोटिव कर दिया, आपको हम लेने के अगर ये कर दिए, उसी को बोलते हैं दोस्तों अभिप्रेरणा। सीखना मोटिवेशनल वह मनोविज्ञान प्रक्रिया है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य की, देखें अभी बोले थे ना, किसी चीज़ का लक्ष्य हो तो उसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह व्यक्ति के व्यवहार को ऊर्जा, दिशा और नियंत्रण प्रदान करती है। सरल शब्दों में अभिप्रेरणा वह आंतरिक या बाह्य शक्ति है जो उस व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा के आधार पर व्यवहार उद्देश्य पूर्ण होता है। यह व्यक्ति की आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों और लक्ष्यों से जुड़ी होती है। जब किसी व्यक्ति की कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है तो वह उसे पूरा करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ठीक है, और यही प्रक्रिया अभिप्रेरणा कहलाती है। अभिप्रेरणा के प्रकार, नंबर 1 आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब व्यक्ति किसी कार्य को अपनी रुचि, आनंद या संतुष्टि के लिए करता है तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। इसमें बाहरी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं होती, जैसे पढ़ाई करना, क्योंकि सीखने में आनंद आता है। 2 बाह्य अभिप्रेरणा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब व्यक्ति किसी कार्य को पुरस्कार, प्रशंसा, धन या दंड से बचने के लिए करता है तो उसे बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं, जैसे अच्छे अंक पाने के लिए पढ़ाई करना। नंबर 3 जैविक अभिप्रेरणा बायोलॉजिकल मोटिवेशन। यह शरीर की मूल आवश्यकताओं जैसे भूख, प्यास, नींद आदि से संबंधित होती है। नंबर 4 सामाजिक अभिप्रेरणा सोशल मोटिवेशन। यह समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रेम और स्वीकृति पाने की इच्छा से जुड़ी होती है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, स्मृति के चरणों तथा मॉडलों का वर्णन कीजिए। स्मृति का मतलब होता है दोस्तों मेमोरी। क्या होता है? जो मेमोरी होता है, जो उस मेमोरी में जो आप लोग एक तरह करते हैं, जमा करते हैं, कोई भी चीज़ नॉलेज को गेन करते हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं। स्मृति के चरणों का मॉडलों का वर्णन कीजिए। लेकिन स्मृति का चरणों का मॉडलों का वर्णन करने बोल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, स्मृति मतलब होता है मेमोरी, एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जानकारी को ग्रहण, अभी बोले थे ना, जो गेन करते हैं जिस नॉलेज को, उसी को बोलते हैं स्मृति। ठीक है दोस्तों, देखिए स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जानकारी को ग्रहण करता है, उसे संग्रहित करता है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः प्राप्त करता है। स्मृति सीखने और अनुभवों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्मृति के चरण स्टेज ऑफ मेमोरी। नंबर 1 अधिग्रहण यानी कि अंकन, इनकोडिंग है ना। अधिग्रहण या अंकन, उसका इंग्लिश है इनकोडिंग। इस चरण में व्यक्ति बाहरी जानकारी को ग्रहण करने उसे मानसिक रूप में बदलता है ताकि उसे याद रखा जा सके। नंबर 2 है संग्रहण स्टोरेज। संग्रहण का मतलब होता है जमा करना, स्टोरेज करना। इस चरण में प्राप्त जानकारी को मस्तिष्क में कुछ समय या लंबे समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। पुनः स्मरण यानी कि रिट्राइवल है ना, यानी कि जिस चीज़ को दोबारा याद करना या दोबारा जमा करना, दोबारा गेन करना, उसी चीज़ को बोलते हैं पुनःस्मरण। जब आवश्यकता होती है तब संग्रहित जानकारी को याद करके उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब आइए स्मृति के प्रमुख मॉडल यानी कि मॉडल्स ऑफ मेमोरी। नंबर 1 बहु भंडार मॉडल, मल्टी स्टोर मॉडल। एटकिंसन और सिफरिन के अनुसार स्मृति 3 भागों में होती है। संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। जानकारी पहले संवेदी स्मृति में आती है, फिर अल्पकालिक और अंत में दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित होती है।
नंबर 2 कार्यशील स्मृति मॉडल, वर्किंग मेमोरी मॉडल। बेंडले और हिच के अनुसार अल्पकालीन स्मृति एक सक्रिय प्रणाली है जिसमें जानकारी पर कार्य किया जाता है। इसके प्रमुख भाग है फोनोलॉजिकल लूप, विजुअल, स्पेशियल, स्केच पैड और सेंट्रल एजुकेटिव। नंबर 3 है प्रसंस्करण स्तर मॉडल, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। क्रेग और लॉकहार्ट के अनुसार स्मृति इस बात पर निर्भर करती है कि जानकारी को कितनी गहराई से संसाधित किया गया है। गहन प्रसंस्करण से स्मृति अधिक मजबूत होती है। क्वेश्चन नंबर 10, संवेगों के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। संवेग या संवेगों क्या है दोस्तों? संवेग का मतलब होता है थिंकिंग, सोचना, ठीक है, समझना, उसी को बोलते हैं संवेगों। उसका सिद्धांत की व्याख्या करने बोल रहे हैं, ठीक है। आंसर है संवेगों के सिद्धांत यह समझाते हैं कि संवेग कैसे उत्पन्न होते हैं और उनका अनुभव व्यक्ति कैसे करता है। संवेग जैसे भय, क्रोध, खुशी आदि मानव व्यवहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार संवेग पहले शारीरिक परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होते हैं, जबकि जब कोई उत्तेजना होती है तो शरीर में पहले शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, जैसे दिल की धड़कन तेज होना या रोना, और उसके बाद व्यक्ति संवेग महसूस करता है। उदाहरण के लिए हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम रो रहे होते हैं। इसके विपरीत कैनन-बार्ड सिद्धांत कहता है कि संवेग और शारीरिक प्रतिक्रिया दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, बल्कि मस्तिष्क की प्रक्रिया के कारण साथ साथ घटित होते हैं। जैसे खतरे को देखकर व्यक्ति को डर भी महसूस होता है और शरीर में कंपन भी साथ ही होता है। सेक्टर सिंगर का द्विकारक सिद्धांत यह बताता है कि संवेग दो चीज़ों पर निर्भर करते हैं, शारीरिक उत्तेजना और उसका संज्ञानात्मक अर्थ। व्यक्ति पहले शारीरिक उत्तेजना महसूस करता है और फिर परिस्थिति के अनुसार उसे संवेग का नाम देता है, जैसे डर या खुशी। लेजार्स के संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत के अनुसार संवेग उत्पन्न होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका व्यक्ति के मूल्यांकन की होती है। व्यक्ति पहले स्थिति का आकलन करता है और फिर उसी के आधार पर संवेग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। शील गुण का मतलब होता है दोस्तों कि गुण जानना, उसका गुण क्या है, उसका विशेषता क्या है ना, उसका क्या गुण है, उसका क्या कार्य है, ठीक है, उसी को बोलते हैं व्यक्ति के शील गुण। तो शील गुण का सिद्धांत का वर्णन करने बोल रहे हैं, वर्णन कीजिए, समझिए क्वेश्चन को, उसके बाद वर्णन कीजिए, ठीक है दोस्तों। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत यानी कि ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि पर्सनालिटी, यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व कुछ अस्थायी और विशिष्ट गुणों से मिलकर बना होता है। ये शील गुण व्यक्ति के व्यवहार को लगातार प्रभावित करते हैं और समय तथा परिस्थिति के अनुसार अपेक्षाकृत स्थिर रहते हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक गॉर्डन अलपोर्ट है। उनके अनुसार शील गुण व्यक्ति के भीतर मौजूद मानसिक संरचनाएं हैं जो उसके व्यवहार को दिशा देती है। उन्होंने शील गुणों को 3 भागों में बांटा: कॉर्डिनल शील गुण, उसका सेंट्रल शील गुण और सेकेंडरी शील गुण। कॉर्डिनल शील गुण व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित करता है। सेंट्रल शील गुण सामान्य व्यवहार को दर्शाता है, जबकि सेकेंडरी शील गुण विशेष परिस्थितियों में दिखाई देता है। कटेल है ना, कटेल
ने सिलगुण को मापने के लिए सांख्यिकीय विधि का उपयोग किया और 16 यानी कि 16 व्यक्तित्व कारकों का वर्णन किया। उनके अनुसार व्यक्तित्व इन मूलभूत गुणों का मिश्रण है। आइसेंक ने व्यक्तित्व को 3 मुख्य आयामों में बांटा: एक्सट्रावर्जन बनाम इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म और साइकोटिसिज्म। ये आयाम व्यक्ति के व्यवहार को समझने में मदद करते हैं। सिलगुण सिद्धांत की मुख्य विशेषता यह है कि यह व्यक्तित्व को समझने के लिए वैज्ञानिक और मापनीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह सिद्धांत बताता है कि हर व्यक्ति में कुछ अस्थायी गुण होते हैं जो उसके व्यवहार को निर्धारित करते हैं। केंद्रीय एवं क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, केंद्रीय एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए। तंत्रिका तंत्र आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, है ना दोस्तों। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग देखोगे तो पता चल जाएगा तंत्रिका तंत्र क्या होता है। जैसे कि ये होता है, हमारे पूरे शरीर में सूचना पहुंचाने का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र क्या करते हैं दोस्तों? हमारे शरीर में पूरे शरीर में सूचना पहुंचाने का कार्य करते हैं, है ना। तंत्रिका तंत्र शरीर का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र है जो सभी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें मस्तिष्क, ब्रेन और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं। मस्तिष्क शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है जो सोचने, समझने, स्मरण शक्ति, निर्णय लेने और भावनाओं को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क के प्रमुख भाग अंग मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क है जो अलग अलग कार्यों को नियंत्रित करते हैं। मेरुरज्जु मस्तिष्क और शरीर के बीच संदेशों का आदान प्रदान करती है तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करती है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, यह तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो सीएनएस को शरीर के विभिन्न अंगों से जोड़ता है। इसमें सभी नसें यानी कि नर्व्स शामिल होती है। यह 2 भागों में विभाजित होते हैं: दैहिक तंत्रिका तंत्र यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दैहिक तंत्रिका तंत्र स्वैच्छिक क्रियाओं जैसे चलना, लिखना आदि को नियंत्रित करता है, जबकि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय की धड़कन, पाचन क्रिया और श्वसन को नियंत्रित करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आगे सहानुभूतिक यानी कि सिंपैथेटिक और परासहानुभूतिक यानी कि भागों में विभाजित होता है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, अधिगम क्या है? अधिगम को परिभाषित कीजिए और अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। अधिगम का मतलब होता है दोस्तों लर्निंग, सीखना, ठीक है। किसी चीज़ का बारे में जानकारी लेना, किसी चीज़ के बारे में सीखना, उसी को बोलते हैं अधिगम। अधिगम को परिभाषित कीजिए और अधिगम के विभिन्न सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। उसका परिभाषा करने बोल रहे हैं, ठीक है, परिभाषित करने बोल रहे हैं। उसके बाद उसका विभिन्न यानी कि अलग अलग जो सिद्धांत है उसका चर्चा करने बोल रहे हैं।
अधिगम वो मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभव, अभ्यास और परीक्षण के माध्यम से अपने व्यवहार, ज्ञान और कौशल में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाता है। यह परिवर्तन व्यक्ति के अनुभवों के कारण होता है और उनके व्यवहार में स्पष्ट रूप से देखा जाता है। अधिगम को समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जो बताते हैं कि व्यक्ति कैसे सीखता है। नंबर 1, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव के अनुसार अधिगम उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित होने से होता है। उनके प्रयोग में कुत्ता घंटी की आवाज़ के साथ भोजन जोड़ने पर केवल घंटी सुनकर भी लार टपकने लगता है। यह सीखने की एक सरल प्रक्रिया है। नंबर 2, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर के अनुसार अधिगम परिणामों पर आधारित होता है। जिस व्यवहार को पुरस्कार मिलता है वह बढ़ता है और जिसे दंड मिलता है वह घटता है। उदाहरण के लिए, बच्चे को अच्छे अंक पर शाबाशी मिलने से वह अधिक मेहनत करता है। नंबर 3, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत यानी कि इंसाइट लर्निंग। कोहलर के अनुसार अधिगम अचानक समझ के माध्यम से होता है। व्यक्ति समस्या के सभी भागों को देखकर एकदम समाधान समझ लेता है, जैसे चिंपांजी द्वारा केले तक पहुंचने का तरीका खोज लेना। नंबर 4, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम मानसिक प्रक्रियाओं जैसे सोच, समझ, स्मृति और समस्या समाधान पर आधारित होता है। व्यक्ति जानकारी को ग्रहण कर उसका अर्थ समझता है। नंबर 5, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग। बैंडूरा के अनुसार व्यक्ति दूसरों को देखकर उनका अनुकरण करके और मॉडलिंग के माध्यम से सीखता है, जैसे बच्चे माता पिता और शिक्षकों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वाइगोस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी और नैतिक विकास पर कोलबर्ग के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। वाइगोस्की एक मनोवैज्ञानिक है, उसका सोशियो कल्चरल थ्योरी और नैतिक विकास पर कोलबर्ग के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। कोलबर्ग भी जो है एक मनोवैज्ञानिक है। इन दोनों का जो सिद्धांत है उसका वर्णन करने बोल रहे, ठीक है। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, ठीक है। मानव विकास को समझने के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। वाइगोस्की के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास सामाजिक वातावरण, संस्कृति और भाषा से गहराई से प्रभावित होता है। बच्चा पहले दूसरों के साथ मिलकर सीखता है और बाद में उसी ज्ञान को अपने भीतर आत्मसात कर लेता है। उन्होंने यह विचार दिया कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे व्यक्तिगत ज्ञान में बदल जाती है। उनका प्रमुख सिद्धांत निकटस्थ विकास क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट (JDP) है, जिसमें बच्चा वह कार्य अकेले नहीं कर सकता लेकिन किसी अधिक जानकार व्यक्ति जैसे शिक्षक या अभिभावक की सहायता से कर सकता है। इसमें स्कैफोल्डिंग का महत्व होता है, जिसमें सहायता धीरे धीरे कम की जाती है जब बच्चा स्वयं सक्षम हो जाता है। दूसरी ओर कोलबर्ग ने नैतिक विकास को समझाने के लिए कहा कि व्यक्ति का नैतिक चिंतन एक क्रमिक प्रक्रिया में विकसित होता है। जिन्होंने नैतिक विकास को 3 स्तरों पर 6 चरणों में विभाजित किया है। पूर्व परंपरागत स्तर प्री कन्वेंशनल लेवल। इस स्तर पर व्यक्ति दंड से बचने और पुरस्कार पाने के आधार पर निर्णय लेता है। परंपरागत स्तर, इसमें व्यक्ति समाज के नियमों, कानूनों और सामाजिक स्वीकृति के अनुसार व्यवहार करता है। स्तर परंपरागत
कन्वेंशनल लेवल। इसमें व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांत और न्याय की भावना के आधार पर निर्णय लेता है, भले ही वह समाज के नियमों से अलग हो। क्वेश्चन नंबर 15, मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र और अनुप्रयोग पर विस्तार से चर्चा कीजिए। नहीं कहता है मनोविज्ञान जो है उसका कार्य क्या है और अनुप्रयोग यानी कि उसका जो प्रयोग जो है उसको विस्तार से यानी कि पूरी डिटेल में क्या करने बोल रहे हैं, चर्चा करने बोल रहे हैं। ठीक है, मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र एवं अनुप्रयोग यानी कि स्कोप एंड एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी अत्यंत व्यापक और महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं, भावनाओं, सोच, सीखने और व्यक्तित्व का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि व्यक्ति क्यों और कैसे व्यवहार करता है। मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र केवल सामान्य व्यवहार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करता है। इसमें संज्ञानात्मक प्रक्रिया जैसे स्मृति, ध्यान, कल्पना और समस्या समाधान का अध्ययन किया जाता है तथा साथ ही यह भावनाओं और प्रेरणा, व्यक्तित्व विकास, बाल विकास, सामाजिक व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार एवं मानसिक विकारों का भी अध्ययन करता है। इसके प्रमुख उप क्षेत्रों में शैक्षिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान शामिल हैं। मनोविज्ञान के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। मनोविज्ञान शिक्षण जो है अधिगम प्रक्रिया यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें वो क्या करते हैं, समझने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, इसमें प्रभावी शिक्षण विधियों, परीक्षा प्रणाली और बाल विकास की रणनीतियों विकसित की जाती है। चिकित्सा एवं नैदानिक क्षेत्र में मनोविज्ञान मानसिक रोगों जैसे तनाव, चिंता, अवसाद आदि के उपचार और परामर्श में उपयोगी है। औद्योगिक क्षेत्र में कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने, चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और कार्य संतुष्टि में इसका उपयोग होता है। सामाजिक क्षेत्र में यह सामाजिक समस्याओं, समूह व्यवहार और मानव संबंधों को समझने में सहायता करता है। खेल क्षेत्र में खिलाड़ियों के मानसिक प्रदर्शन, आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ाने में इसका योगदान है। शॉर्ट नोट्स। क्वेश्चन का है, फ्रायड के विकास को मनोलैंगिक अवस्थाएं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का विकास 5 मनोलैंगिक अवस्थाओं से होकर होता है। इन अवस्थाओं में यौन ऊर्जा यानी कि लिबिडो शरीर के विभिन्न भागों पर केंद्रित रहती है। नंबर 1, मौखिक अवस्था यानी कि ऑरल स्टेज, 0 वर्ष से 1 वर्ष तक। इस अवस्था में शिशु का सुख का केंद्र मुंह होता है, जैसे चूसना काटना। नंबर 2, गुदीय अवस्था, एनल स्टेज। इसमें आनंद का केंद्र गुदा क्षेत्र होता है तथा सोच नियंत्रण महत्वपूर्ण होता है। कहाँ से कितने से वर्ष में होता है? 1 से 3 वर्ष में। ठीक है। लैंगिक या फैलिक अवस्था यानी कि फैलिक स्टेज, इसमें बच्चे अपने जननांगों के प्रति जागरूक होते हैं और ओडिप्स इलेक्ट्रो कम्प्लेक्स विकसित होता है। तो ये कितने साल में होते हैं, कितने वर्ष में होते हैं? 3 से 6 वर्ष में होते हैं दोस्तों। नंबर 4, निष्क्रिय अवस्था यानी कि लेटेंसी स्टेज। इस अवधि में यौन रुचि लगभग शांत रहती है और सामाजिक व शैक्षिक विकास होता है। तो ये कितने वर्ष में होते हैं दोस्तों? 6 से 12 वर्ष में। नंबर 5, जनगणना अवस्था यानी कि जेनिटल स्टेज, 12 वर्ष के बाद। इस अवस्था में परिपक्व यौन व्यवहार
और स्वस्थ संबंधों का विकास होता है। कितने वर्ष में होता है? 12 वर्ष के बाद। नंबर ख, एडलर का व्यक्तिगत मनोविज्ञान। अल्फ्रेड एडलर का व्यक्तिगत मनोविज्ञान यानी कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी व्यक्तित्व विकास का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार मनुष्य का व्यवहार केवल उसके अतीत से नहीं, यानी कि उसके अतीत से नहीं होगा, बल्कि उसके भविष्य के लक्ष्य और सामाजिक परिस्थितियों से भी प्रभावित होता है। एडलर ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में जन्म से ही हीनता की भावना पाई जाती है, जिसे दूर करने के लिए वह श्रेष्ठता प्राप्त करने का प्रयास करता है। यही प्रयास उसके जीवन की दिशा और व्यक्तित्व का निर्माण करता है। उन्होंने सामाजिक रुचि यानी कि सोशल इंटरेस्ट को अत्यंत आवश्यक माना और कहा कि स्वस्थ व्यक्ति वही है जो समाज के साथ सहयोग, प्रेम और सहभागिता रखता है। एडलर के अनुसार परिवार और जन्मक्रम भी व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे बड़े, मध्यम और छोटे बच्चों के स्वभाव में भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार उनका सिद्धांत व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में समझने पर बल देता है। क्वेश्चन ग, स्मृति का स्तर परिक्रमण संसाधन मॉडल। स्मृति का स्तर परिक्रमण संसाधन यानी कि लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल क्रेइक और लॉकहार्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस मॉडल के अनुसार स्मृति केवल एक अलग भंडार प्रणाली नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि सूचना का कितना गहराई से परिक्रम यानी कि प्रोसेसिंग किया गया है। इसमें दो मुख्य स्तर बताए गए हैं, सतही स्तर और गहन स्तर। सतही स्तर पर सूचना का परिक्रम केवल बाहरी रूप जैसे शब्दों की बनावट, ध्वनि या संरचना के आधार पर होता है, जिससे स्मृति कम समय तक रहती है। इसके विपरीत गहन या अर्थपूर्ण परिक्रम में सूचना के अर्थ, संबंध और समझ पर ध्यान दिया जाता है, जिससे स्मृति अधिक स्थायी और मजबूत बनती है। उदाहरण के लिए, किसी शब्द को केवल देखकर याद करना सतही परिक्रम है, जबकि उसका अर्थ समझकर अन्य ज्ञान से जोड़ना गहन परिक्रम है। यह मॉडल बताता है कि जितना अधिक अर्थपूर्ण विश्लेषण होगा, स्मृति उतनी ही दीर्घकालिक और प्रभावी होगी। नंबर घ, संवेगों के घटक। संवेगों के घटक, संवेगों यानी कि इमोशन, थिंकिंग, सोचना। संवेगों के घटक के विभिन्न तत्व हैं जो मिलकर किसी व्यक्ति के संवेगात्मक अनुभव उत्पन्न करते हैं। सामान्यतः संवेग के 3 प्रमुख घटक माने जाते हैं: शारीरिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक। इंग्लिश में है शारीरिक का सोशियोलॉजिकल, संज्ञानात्मक का कॉग्निटिव और व्यवहारात्मक का बिहेवियरल। घटक शारीरिक घटक में शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन शामिल होते हैं, जैसे हृदय गति का बढ़ना, श्वसन तेज होना, पसीना आना या हार्मोन का स्राव से परिवर्तन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होते हैं। संज्ञानात्मक घटक में व्यक्ति की सोच, मूल्यांकन और व्याख्या शामिल होती है, जिसके आधार पर वह किसी स्थिति को सुखद या दुखद समझता है। उदाहरण के लिए, किसी खतरे को देखकर डर उत्पन्न होना। व्यवहारात्मक घटक में व्यक्ति की बाहरी अभिव्यक्तियों आती है, जैसे चेहरे के भाव, शरीर की मृदा, रोना, हंसना या आक्रमण व्यवहार। ये तीनों घटक मिलकर संवेग को पूर्ण रूप देते हैं। इस प्रकार संवेग केवल मानसिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और व्यवहार का संयुक्त परिणाम है। नंबर अंग, प्रेक्षणात्मक अधिगम। प्रेक्षणात्मक अधिगम वह अधिगम प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर उसका अनुकरण करके और उसके परिणामों का निरीक्षण करके सीखता है। इस सिद्धांत को अल्बर्ट
बंडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत विशेष रूप से समझाया है। इसमें सीखने के लिए प्रत्यक्ष अनुभव आवश्यक नहीं होता, बल्कि व्यक्ति अपने आसपास के लोगों जैसे माता पिता, शिक्षक, मित्र या मीडिया पात्रों के व्यवहार को देखकर नए व्यवहार ग्रहण करता है। इस अधिगम में 4 प्रमुख चरण होते हैं: ध्यान यानी कि अटेंशन, स्मरण यानी कि रिटेंशन, पुनरुत्पादन यानी कि रिप्रोडक्शन और प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। यदि देखा गया व्यवहार लाभदायक या पुरस्कृत होता है तो उसे दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत दंडित व्यवहार को अपनाने की संभावना कम हो जाती है। परीक्षणात्मक अधिगम सामाजिक विकास, भाषा सीखने, नैतिक व्यवहार और व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रक्रिया बच्चों के सीखने में विशेष रूप से प्रभावी होती है क्योंकि वे अपने वातावरण से जल्द प्रभावित होते हैं। नंबर 4, प्रकृति बनाम पोषण बहन। प्रकृति बनाम पोषण यानी कि नेचर वर्सेस नेचर बहस मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें यह समझने का प्रयास किया जाता है कि मानव व्यवहार, व्यक्तित्व और मानसिक क्षमताएं किससे अधिक प्रभावित होती है। जन्मजात जैविक गुणों, प्रकृति से या पर्यावरण एवं अनुभव पोषण से। प्रकृति पक्ष के अनुसार व्यक्ति के गुण जैसे बुद्धि, स्वभाव, प्रतिभा और कुछ मानसिक विशेषताएं आनुवंशिक रूप से निर्धारित होती है। इसके विपरीत पोषण पक्ष का मानना है कि परिवार, समाज, शिक्षा, संस्कृति और अनुभव व्यक्ति के विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान इस बात को स्वीकार करता है कि दोनों ही कारक मिलकर मानव विकास को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की बुद्धि आनुवंशिक आधार पर हो सकती है, लेकिन उसका विकास उचित शिक्षा और वातावरण पर निर्भर करता है। इसी प्रक्रिया व्यक्तित्व की जन्मजात प्रवृत्तियों और सामाजिक अनुभवों का संयुक्त परिणाम होता है। इसलिए यह बहस अब या तो प्रकृति या तो पोषण के बजाय प्रकृति और पोषण दोनों के समन्वय के रूप में देखी जाती है। नंबर 6, अटर्नबर्ग एवं गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। अटर्नबर्ग एवं गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत। रॉबर्ट ने अटर्नबर्ग एवं हावर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत आधुनिक मनोविज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अटर्नबर्ग ने त्रिकोणीय बुद्धि सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार बुद्धि 3 प्रमुख घटकों से मिलकर बनती है: विश्लेषणात्मक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और व्यवहारिक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि से तात्पर्य समस्या को समझने और उसका तार्किक समाधान खोजने से है, जबकि सृजनात्मक बुद्धि नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाती है। व्यवहारिक बुद्धि का संबंध दैनिक जीवन की परिस्थितियों में ज्ञान के उपयोग से है। दूसरी ओर गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि एक नहीं बल्कि कई प्रकार की होती है, जैसे भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीतात्मक, शारीरिक, गतिज, स्थानिक, अंततः व्यक्तित्व और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि आदि। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में इन बुद्धियों का अलग अलग संयोजन होता है। दोनों सिद्धांत पारंपरिक IQ अवधारणा को चुनौती देते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि बुद्धि बहुआयामी होती है। शिक्षा में यह सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में सहायक है। नंबर 2, परिस्थिति कोई प्रणाली का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर जो है परिस्थिति कोई प्रणाली का सिद्धांत।
यूरी ब्रोफेन बर्नर का पारिस्थितिकीय प्रणाली यानी कि इकोलॉजिकल सिस्टम सिद्धांत मानव विकास को पर्यावरणीय संदर्भ में समझाता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का विकास केवल आंतरिक कारकों से नहीं बल्कि उसके चारों ओर उपस्थित विभिन्न पर्यावरणीय स्तरों के पारस्परिक प्रभाव से होता है। ब्रोनफेन बर्नर ने पर्यावरण को 5 स्तरों में विभाजित किया है: माइक्रोसिस्टम, मेसोसिस्टम, एक्सोसिस्टम, मैक्रोसिस्टम और क्रोनोसिस्टम। मैक्रोसिस्टम में परिवार, विद्यालय और मित्र जैसे प्रत्यक्ष संबंध शामिल होते हैं, जबकि मेसोसिस्टम इन विभिन्न माइक्रोसिस्टम के बीच संबंधों को दर्शाता है। एक्सोसिस्टम में वे कारक आते हैं जो व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जैसे माता पिता का कार्यस्थल। मैक्रोसिस्टम में संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक मूल्य शामिल होते हैं। क्रोनोसिस्टम समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। यह सिद्धांत बताता है कि मानव विकास एक गतिशील प्रक्रिया है जो पर्यावरण के विभिन्न स्तरों के निरंतर प्रभाव से आकार लेती है। नंबर 6, मनोविज्ञान की वैज्ञानिक प्रकृति यानी कि मनोविज्ञान जो है उसका वैज्ञानिक प्रकृति क्या है, साइंटिफिक प्रकृति क्या है ना। मनोविज्ञान को एक आंसर है, मनोविज्ञान को एक वैज्ञानिक विषय माना जाता है क्योंकि यह मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों के आधार पर करता है। इसमें निरीक्षण, प्रयोग, सर्वेक्षण और केस स्टडी जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है ताकि निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय हो। मनोविज्ञान केवल अनुमान या व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह प्रमाण और तथ्यों पर आधारित अध्ययन करता है। इसमें परिकल्पना बनाकर उसका परीक्षण किया जाता है और परिणामों का विश्लेषण सांख्यिकीय विधियों से किया जाता है। मनोविज्ञान प्राकृतिक और सामाजिक दोनों विज्ञानों से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह मानव व्यवहार को जैविक, सामाजिक और पर्यावरणीय संदर्भों से समझता है। इसके सिद्धांतों को बार बार परीक्षण करके सत्यापित किया जा सकता है, जिससे इसकी वैज्ञानिक प्रकृति और मजबूत होती है। इस प्रकार मनोविज्ञानिक एक व्यवस्थित, तर्कसंगत और प्रमाण आधारित विज्ञान है जो मानव व्यवहार को समझने और नियंत्रित करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ, एटकिंसन शिफरिन का स्मृति मॉडल। एटकिंसन शिफरिन का स्मृति मॉडल 1968 स्मृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे मल्टी स्टोर मॉडल भी कहा जाता है। इसके अनुसार स्मृति 3 मुख्य भंडारों में कार्य करती है: संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृति। संवेदी स्मृति में वातावरण में प्राप्त सूचनाएं बहुत कम समय, कुछ सेकंड या से कम के लिए रहती है। यदि इन सूचनाओं पर ध्यान दिया जाए तो वे अल्पकालिक स्मृति में प्रवेश करती है। अल्पकालिक स्मृति में जानकारी लगभग 15 से 30 सेकंड तक रहती है और इसकी क्षमता सीमित होती है। यहाँ पुनरावृत्ति के माध्यम से जानकारी को दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित किया जाता है। दीर्घकालिक स्मृति में सूचनाएं लंबे समय तक या जीवन भर सुरक्षित रहती है और इसकी क्षमता असीमित मानी जाती है। यह मॉडल बताता है कि स्मृति एक सक्रिय और चरणबद्ध प्रक्रिया, यद्यपि बाद के शोधों ने इसकी कुछ सीमाएं बताई है, फिर भी यह स्मृति के अध्ययन का आधारभूत मॉडल माना जाता है। नंबर 2, सामूहिक और सामाजिक बुद्धि यानी कि सामूहिक और सामाजिक बुद्धि क्या है उसके बारे में बताना है। ठीक है, सामूहिक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का अर्थ
व्यक्ति की अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानने, समझने, नियंत्रित करने और उचित रूप में व्यक्त करने की क्षमता से है। यह व्यक्ति को तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी संतुलित रहने, सही निर्णय लेने और सकारात्मक संबंध बनाए रखने में मदद करती है। इसमें आत्म जागरूकता, आत्मनियमन, सहानुभूति और प्रेरणा जैसे प्रमुख घटक शामिल होते हैं। वहीं सामाजिक बुद्धि यानी कि सोशल इंटेलिजेंस का संबंध व्यक्ति की सामाजिक परिस्थितियों को समझने और उसमें प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की क्षमता से होता है। यह दूसरों के साथ सहयोग, संवाद, नेतृत्व और सामाजिक अनुकूल को मजबूत बनाती है। सामाजिक बुद्धि वाला व्यक्ति समाज में आसानी से घुल मिल जाता है और अच्छे संबंध स्थापित करता है। सांवेगिक और सामाजिक बुद्धि दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये दोनों क्षमताएं न केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए आवश्यक है बल्कि सामाजिक जीवन में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने में भी सहायक होती है। नंबर 6, अब्राहम मैस्लो द्वारा आवश्यकताओं का पदानुक्रम। अब्राहम मैस्लो द्वारा आवश्यकताओं का पदानुक्रम। अब्राहम मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं का एक प्रसिद्ध सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे आवश्यकताओं का पदानुक्रम कहा जाता है। इसके अनुसार मानव आवश्यकताओं एवं सीढ़ी के रूप में व्यवस्थित होती है और व्यक्ति पहले निम्न स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करता है, फिर उच्च स्तर की ओर बढ़ता है। सबसे नीचे शारीरिक आवश्यकताओं होती है जैसे भोजन, पानी, नींद और वायु जो जीवन के लिए मूलभूत है। इसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता आती है जिसमें शारीरिक सुरक्षा, रोजगार और स्थिरता शामिल है। तीसरे स्तर पर सामाजिक आवश्यकताएं होती है जैसे प्रेम, मित्रता और अपनापन। चौथे स्तर पर सम्मान की आवश्यकताएं होती है जिसमें आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा और मान्यता शामिल है। सबसे ऊपर आत्मसिद्धि यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकता होती है जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करता है। मैस्लो का यह सिद्धांत मानव व्यवहार और प्रेरणा को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन सारा समाप्त हो चुका है। तो आई होप मुझे लगता है आप लोग अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। तो दोस्तों, अगर हमसे आप बात करना चाहते हैं या कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया रहेगा और इंस्टाग्राम आईडी दिया रहेगा। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।